कौन भारी, कैसे भारी, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। इधर राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा अभी भी वो छाई हुई है और अब 9 साल के जश्न में ऐसा रमना चाहिए था बीजेपी को, लेकिन वहां पर सब निकल करके और सीधे राहुल गांधी पर वार कर रहे हैं। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए तो सीधा और एक ही बात हो रही है। कोई इश्क मोहब्बत की बात कर रहा है राहुल गांधी के ऊपर, कोई बता रहा है कि राहुल गांधी को मोहब्बत किससे करनी चाहिए, तो कोई सीधा कह रहा है कि राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं, लिखी जा रही हैं। एक नहीं 9 सांसद निकल के बाहर और चिट्ठी लिख रहे हैं, राहुल गांधी के नाम खुला पत्र लिख रहे हैं। यह सब चल रहा है और इन सब के बीच एक तैयारी चल रही है विपक्षी एकता की, वो भी भारी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि मैं एक अकेला, और वो भी कहां, लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में, राज्यसभा में। वो भाषण अभी थोड़ी देर पहले आपको सुनाया। 9 फरवरी 2023 इसी साल का भाषण है। इनके भाषण से ठीक 4 दिन पहले यानी 5 फरवरी 2023 को राहुल गांधी ने लोकसभा में एक भाषण दिया था और उस भाषण में पूछा था कि मोदी जी पहले ये तो बताइए कि आपका और अदानी का रिश्ता क्या कहलाता है। यह भाषण राहुल गांधी ने दिया था, आप लोगों ने सुना होगा, काफी चर्चित। इसके बाद ऐसा हुआ कि राहुल गांधी सदन से बाहर हो गए, आउट, बिल्कुल घर से भी आउट। देश से बाहर गए तो वहां उन्होंने घेरने की कोशिश की, यहां फिर से घेरने की कोशिश राहुल गांधी को हो रही है। कौन किस पे भारी पड़ रहा है यही समझने की कोशिश चाहता हूं। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास क्या कहें तमाम मसलों पे, और उसमें देश की राजनीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऑर्गेनाइजर लिख रहा है, आरएसएस का मुखपत्र लिख रहा है, आज नहीं 23 तारीख को, इस मई को, अभी आप लोग देख चुके। दोबारा भी एक बार कहूंगा कि उसको कभी बीच में एक बार स्क्रीन पे ले आइए। हमारे तमाम साथी जो बाद में साफ लिखना है ऑर्गेनाइजर का कि मैं पढ़ के सुना देता हूं कि मोदी जी का करिश्मा अब अकेले कारगर नहीं होगा और उसके लिए स्थानीय नेतृत्व की जरूरत होगी, लेकिन बीजेपी में तो हर जगह मोदी जी ही छाए रहते हैं। ये बात ऑर्गेनाइजर 23 तारीख को लिख रहा है कि अब सही समय आ गया है कि बीजेपी वास्तविकता को स्वीकार करे। स्थानीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व और प्रभावी निष्पादन के बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व पर्याप्त नहीं होगा। छोटी मोटी बात नहीं है प्रोफेसर रविकांत जी, और यहीं से शुरुआत करते हैं। तो एक तरफ हिंदुत्व, प्रधानमंत्री का करिश्मा, और दूसरी तरफ राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उनकी गति बढ़ी है, जो उन्होंने कहा कि एक नया अवतार है राहुल गांधी का, वो नए अवतार को अब अमेरिका में भी लोग सलाम करने लगे हैं। वहां भी जो विश्लेषक हैं, वो लोग भी जो भी मिले राहुल गांधी से, जिन्होंने भी सुना राहुल गांधी को, वो कह रहे हैं कि ये वो राहुल गांधी नहीं है। और क्या राहुल का करिश्मा बनाम मोदी का करिश्मा, ब्रांड छोड़ देते हैं, वो सब बिजनेस की बात, लेकिन करिश्मा की बात हम और आप मीडिया के लोग तो कर ही सकते हैं। तो किसका करिश्मा किस पे भारी नजर आ रहा है प्रोफेसर रविकांत जी? देखिए राजीव जी, मैं राहुल गांधी के ही एक वक्तव्य से आज की चर्चा शुरू करूंगा। राहुल गांधी ने अमेरिका में एक सवाल का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तुलना करते हुए कहा कि एक होता है पावर, एक होता है फोर्स। बीजेपी फोर्स वाली पार्टी है और उस फोर्स के जरिए वो इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के सामाजिक न्याय को, इस देश के पत्रकारिता को, इस सब को खत्म कर दे रही। और हमारे पास है वो पावर जिसके जरिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि गांधी जी कहा करते थे कि जो अहिंसा है वो कायरता नहीं है। अहिंसावादी होने के लिए बहुत वीर होना जरूरी है, बहुत उत्साही होना जरूरी है। तो इसी से मैं इसको जोड़ता हूं कि जहां आपने लिखा एक अकेला बीजेपी पर भारी, अब एक तो बोझ बन गया है और एक सामने बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, और दोनों से पार पाना है आरएसएस को भी और बीजेपी को भी। सच्चाई यह है नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को बहुत गुनाह कर दिया है। आप छत्रपों की बात कीजिए, कोई मुख्यमंत्री आपको ऐसा दिखेगा जो अपने बलबूते चुनाव जीत सकता है? उसमें केवल एक नाम अपवाद स्वरूप है
योगी आदित्यनाथ का, और हम सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने बलबूते खड़े हुए हैं और नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते ठीक ठाक नहीं है। इसके अलावा चाहे आप गुजरात में देख लीजिए, आप दूसरे महाराष्ट्र में देख लीजिए, या और दूसरे जो राज्य हैं, हरियाणा में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान की क्या स्थिति है वो भी हम लोगों को पता है। तो कोई क्षेत्रीय छत्रक उन्होंने मजबूत नहीं रहने दिया एक अकेला भारी कहने के लिए। मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने बोला था उसके लिए उन्होंने पूरा पीछे बीजेपी की लीडरशिप को समाप्त करने के बाद ये उनको ऐलान हुआ कि अब तो सब पर भारी है वो। दूसरी तरफ आज आरएसएस कर्नाटक के चुनाव के बाद जो चिंता कर रहा है, और उसने सीधे तौर पर कहा है कि हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी की छवि और ब्रांड के जरिए चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये कर्नाटक के चुनाव में दिखा साफ तौर पर कि वहां नरेंद्र मोदी ने 10-12 दिन अपने आप को झोंक दिया। सीधे तौर पर उन्होंने चुनाव को अपने चेहरे पर केंद्रित कर लिया था और बाद में वो कांग्रेस की गोगली में फंसे। जब पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने की बात कांग्रेस ने की तो नरेंद्र मोदी को लगा कि इंग्लैंड का अब तो मिल गया, बस चुनाव जिताओ मंत्र मिल गया, और उन्होंने बजरंग दल को बजरंगबली के साथ जोड़ करके पूरे कैंपेन की। और नतीजा क्या हुआ? अगर बजरंगबली की बात नहीं करते मोदी जी तो शायद बीजेपी की कुछ इज्जत बचती। 30 से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त हुई है, इससे बुरा कुछ और नहीं हो सकता। आरएसएस इस बात को समझ रहा था और इसलिए वो पूरा थीसिस निकल करके आई है कि अब इसके बलबूते चुनाव नहीं जीते जा सकते। लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस अब एक तरफ तो नरेंद्र मोदी के विकल्प पर चर्चा करेगा, उसमें योगी आदित्यनाथ होंगे, अमित शाह होंगे, नितिन गडकरी होंगे या कोई और होगा। तो मोदी जी की जो फोर्स था, जो अपना वजन था, वो बेहद कमजोर हो गया है। दूसरा, मैं इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात को समझता हूं कि मोदी जी क्या करें। हम लोग जानते हैं कि 12.5 साल मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात में उन्होंने आरएसएस को नहीं जमने दिया। यही केंद्र में आने के बाद नरेंद्र मोदी के सामने आरएसएस भी तरह से बोलना हुआ। उनके अपने फैसलों में आरएसएस का कोई रोल नहीं है, बाकी दूसरे फैसलों में भले ही आरएसएस भारी रहा। अब पलटवार नरेंद्र मोदी इसको कैसे करें? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने बचाव में और हिंदुत्व को धार देने के लिए, अभी अगस्त आ रहा है, 5 अगस्त को बहुत सारे बड़े फैसले लिए गए हैं। उसमें एक फैसला यूसीसी का हो सकता है, यूनिवर्सल सिविल कोड का, जिसके जरिए फिर से हिंदुत्व की धार को या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज किया जाएगा। और दूसरा सेमीफाइनल जिसको हम लोग कह रहे हैं, 4 राज्यों के चुनाव, और वहां पर बीजेपी की हालत खस्ता है। चारों राज्यों में लगभग बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। अब आप सोचिए कि अगर लोकसभा चुनाव के पहले दूसरा सेमीफाइनल भी नरेंद्र मोदी हार गए तो क्या होगा इस छवि का? तो इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव तक आते आते आरएसएस नहीं, बीजेपी की वो लीडरशिप भी प्रहार करना शुरू कर देगी जो खामोश डरी हुई बैठी हुई। और एनडीए का तो छोड़ दीजिए, एनडीए के कौन दल आएंगे नरेंद्र मोदी के साथ? जब तक उनको जरूरत नहीं थी तब तक उनके साथ क्या बिहेवियर किया है नरेंद्र मोदी ने, वो भूले नहीं हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी समय के पहले चुनाव कराएंगे। हो सकता है कि दिसंबर में मंदिर बंदर का उद्घाटन करके और इधर जो यूसीसी के जरिए विभाजन करके वो चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये जो पैच हैं वो भी क्या उनको बचा पाएंगे? मुझे लगता है कि यहां पे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की भूमिका आती है। वो राहुल गांधी जिनके बारे में इस देश के मतदाताओं की नहीं बल्कि दुनिया के तमाम लोगों की धारणा बहुत अलग थी। जो अभी अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी बदले हैं, मैं नहीं समझता। मुझे लगता है कि धारणा बदली है। राहुल के बारे में जिन लोगों ने ये सोचा कि वो चीजों को नहीं समझते हैं या कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, राहुल गांधी ये हैं। और मैं तो एक बार कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, राहुल गांधी जब भारत में आए और उसके बाद उनके पूरे वक्तव्यों का और उनके जो
संवाद हुए हैं उनका अगर विश्लेषण होगा तो राहुल गांधी की शख्सियत एक बहुत व्यापक स्तर पर दिखाई पड़ेगी, जिसमें अतीव बौद्धिकता, जिसमें एक पैनी समझ, जिसमें विदेश नीति से लेकर के आर्थिक नीति तक का और सामाजिक न्याय की राजनीति की पूरी सलाहियत, ये चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। और कांग्रेस जिस तरह से चल रही है वो नरेंद्र मोदी को, मुझे नहीं लगता है कि वो बीजेपी पर भारी हुए हैं और बोझ साबित होंगे। और मैं एक बार कह चुका हूं कि हर विचार का एक समय होता है, हिंदुत्व के विचार का भी अब समय अंत बिल्कुल निश्चित आ गया। हाँ, थोड़ा भी चलेंगे वो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब वो बिल्कुल कगार पर है कि वहां से उसको उतरना है, उसका पतन होना है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो आपने लिखा है उसमें मोदी बीजेपी पर बोझ साबित होंगे और राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस के सामने बड़े पावरफुल नजर आए। जी, तो इसीलिए ये एक और भारी, अब कौन एक है और कौन भारी है, कौन बोझ है, ये विश्लेषण हम